मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, 7:35 हो रहे हैं। अभी मैं कपालभाति करूँगा। पानी चढ़ रहा है। आज से पॉलिटी चालू करना ही करना है, बाकी कोई सब्जेक्ट चालू होना तो पॉलिटी चालू करूँगा। और ज्योग्राफी तो 30 तारीख तक कर दिया, आराम से खत्म करूँगा। पूरी पॉलिटी को फटाफट करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ना पॉलिटी का एक टेस्ट है, वो भी देखना है। तो ये है, अभी कपालभाति करता हूँ और फिर आपसे आगे मिलता हूँ। फाइनली आज पॉलिटी चालू कर दिया है और वही क्वेश्चन बैंक्स पढ़ूंगा और टेस्ट दूंगा, यही है। तो अभी मैंने प्रेसिडेंट से चालू किया, क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का एग्जाम, नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक्स है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आपको फैक्ट्स बताऊंगा, बने। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने पढ़ा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके पावर्स रिलेटेड चीज़ें पॉलिटी में। जैसे मैंने बोला मैं पॉलिटी चालू कर रहा हूँ, कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले एक केस का जिक्र करना चाहता हूँ, जो केस सबसे मतलब बेंच मार्क केस रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो है वो केस है केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस के अंतर्गत क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड नहीं दूंगा, इसका फैक्ट्स बताऊंगा आपको। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है। प्रियम्बल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया। कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, और कहा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट वहीं तक जहाँ तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे के वीडियोस में। ये केशवानंदा भारती प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भिन्न अंग है। उसको हम लोग लिमिटेडली, पार्लियामेंट उसको लिमिटेडली अमेंड कर सकता है, तभी तक अमेंड कर सकता है जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको आगे, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्रेसिडेंट्स के फैक्ट्स आपको बताता हूँ। एक मिनट, अब लाइन पे रहें, लाइन पे बने रहें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ कि भाई कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या बोलते हैं। आर्टिकल 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए भाई हमारी कंट्री में, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बोलता है कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट पे होने चाहिए। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये सेरेमोनियल पावर होता है। प्रेसिडेंट के पास इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर, अपना पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो पावर होता है वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के क्या एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है। ये इंडिया में उनके पास खुद का, जैसे यूएसए में उनके पास खुद का पावर, लेकिन उतना पावरफुल इंडिया में है नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो कौन इलेक्ट करेगा। तो इसमें आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्ट कर सकते हैं वो होंगे लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं होते। जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही वोट कर सकते हैं। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में बहुत कम स्टेट्स में है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, आई थिंक कर्नाटका में है और महाराष्ट्र में है। इन स्टेट्स में तो है, बाकी और कहीं तो पता नहीं, बट ये 5-6 स्टेट्स में है। तो इन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये दो चीज। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ
2 यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कर सकते हैं, उसमें से एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। इसके अलावा जो दूसरे यूनियन टेरिटरी है वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी वोट नहीं कर सकते, है ना? ये है प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है। फिर आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बताता है कि वोटिंग कैसे होगी। ठीक है, वोटिंग होता है ये सीक्रेट बैलेट वोटिंग होता है ना? इसमें मतलब बैलेट वोटिंग होता है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होता है। इसमें एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू रहता है। जैसे एक एमएलए का जो वोट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं, तो वो एमएलए का वोट का वैल्यू रहता है। उस वोट उस वोट का, एक मिनट आप जरा होल्ड करें। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आर्टिकल 55 बोलता है कि कौन-कौन वोट कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। उसमें हर एमएलए का वोट का वैल्यू है और एमपी के वोट का वैल्यू है। इंटरेस्टिंग वो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा एमपी और एमएलए के वोट का। कहाँ लिखा हूँ, छोड़िए अभी मिल नहीं रहा है, उसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। कोई भी इंडियन सिटीजन हो वो एलिजिबल है जिसका 35 साल का एज हो चुका हो और वो लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। बट सिर्फ ऐसे एलिजिबल होने से हर कोई नहीं खड़ा हो सकता। उसके लिए कम से कम 50 उसके प्रपोजर होने चाहिए। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ तो मुझे लोकसभा के 50 लोग मुझे एज ए प्रपोजर मेरे मेरे सपोर्ट में है, ये उनको लिख के देना होगा। उसके बाद 50 और होंगे जो उसको सेकंड करेंगे। मतलब कुल मिला के 100 लोगों को लिख के देना होगा कि भाई हम इस आदमी को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। तब मैं जाकर के खड़ा हो सकता हूँ डिस्पाइट हैविंग ऑल अदर क्राइटेरियाज, है ना? एज वेज तो ठीक, लेकिन ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, हाँ, और मुझे भी जैसे हर इलेक्शन होता है तो मुझे भी कुछ डिपॉजिट करना होगा एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए 15,000 रुपये मुझे देने होंगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए। और अगर मुझे 1/6 वोट भी नहीं आए तो मेरी भी जमानत जब्त हो जाएगी और मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़, हाँ। मैं एज ए प्रेसिडेंट आप कितने बार भी इलेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे इंडिया में कोई नियम नहीं है कि आप 2 ही बार, जैसे यूएस में आप 3 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो। इंडिया में आप जितने टाइम चाहो उतने टाइम प्रेसिडेंट बन सकते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अ, मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को दूँगा एज ए प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता। वो इमीडिएटली जो है उसको देना पड़ जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। मतलब मैंने एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट उसको दे देगा ऑनरेबल स्पीकर को। तो ये प्रोसेस है मेरे रेजिग्नेशन का। मुझे हटाया जा सकता है, मेरे हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। और मुझे तभी मेरे को इम्पीच किया जा सकता है अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का को अपहोल्ड नहीं किया। देखिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तभी मुझे हटाया जाता है। ओनली वन कंडीशन फॉर माई इम्पीच। इसलिए इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच करना उतना आसान नहीं है, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत बड़ा है। ये तो एक बात हुई। अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तबीयत खराब है, नहीं हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल रोल पे आएंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोल पे आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं अगर ऑफिस में नहीं हूँ, मेरा प्लेस वैकेंट है या कोई प्रेसिडेंट अभी है नहीं, इलेक्शन होना है, या किसी का ऑफिस में विद इन द ऑफिस डेथ हो गया है तो कुछ दिन के लिए वैकेंट है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीधे के सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, है ना? ये है। हाँ, आपको कुछ प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। 3 टर्म उन्होंने सर्व किया था। फिर सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे एस राधाकृष्णा, डॉक्टर एस राधाकृष्णा। तीसरे थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो ऑफिस में उनकी मृत्यु हुई, मतलब व्हेन ही वाज सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट ही डाइड। तो उसके बाद वीवी गिरी एक्टिंग बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे।
है ना। तो कोई अभी तक का सिर्फ एक ही बार कोई जस्टिस बना है प्रेसिडेंट, वो है जस्टिस हिदायतुल्ला, है ना। इसके बाद फिर वीवी गिरी बने थे। तो अपने टॉप फोर यही हो गए, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, फिर है फखरुद्दीन अहमद अली। फखरुद्दीन अहमद अली जो बने थे, शायद इन्हीं के टाइम पे इन्होंने ही साइन किया था इमरजेंसी 1975 का। तो ये भी वाइल सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट ही डाइड। तो इसके बाद क्या हुआ था, रुकिए याद करना। हाँ, इसके बाद फिर एक कोई एक एक्टिंग बने थे, उनका नाम मैं पढ़ता हूँ। हाँ, बी डी जट्टी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो तीन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पहले सबसे पहले वीवी गिरी के बाद हिदायतुल्ला, फिर जेडी हट्टी। तो ये है बीडी हट्टी, सॉरी बीडी जट्टी, सॉरी 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 बीडी जट्टी। और अभी हमारी 15वीं प्रेसिडेंट कौन है? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उसके पहले प्रणब मुखर्जी जी थे, और उसके पहले प्रतिभा पाटिल। तो अभी के लेटेस्ट यही होंगे। अभी 15वीं जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 14वें जो थे वो थे रामनाथ कोविंद जी। 13वें जो थे प्रतिभा पाटिल जी थे। और 12वें जो थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट सारे आपको बता दिए। ठीक है। हाँ, मैंने जैसे बोला कि एग्जीक्यूटिव पावर लाइज तो करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने ऊपर अपने से कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेते हैं, एडवाइस पे ही काम करते हैं। अगर कोई भी बिल या कोई भी एडवाइस नहीं पसंद आई, तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोल सकते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी बिल वापस भेजा है, ये कहते हुए कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करिए, और फिर भी अगर पार्लियामेंट उसको पास कर देती है बिना किसी अमेंडमेंट के, तो उसके बाद वापस से जब ये प्रेसिडेंट के पास आता है बिल साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। तो ये चीज़, तो इतनी सारी बातें अभी बताई हैं प्रेसिडेंट के बारे में। किस आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 एग्जीक्यूटिव पावर होना चाहिए, फिर 54 इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए जिसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, 55 प्रोसेस क्या है, एमएलए का वोट का वैल्यू। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा ज़रूरी चीज़ है। हाँ, देखिए, एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, किसी एमएलए किसी स्टेट का हुआ, तो लेट्स से यूपी स्टेट का, यूपी स्टेट का जो एमएलए का वोट होगा उसका वैल्यू होगा टोटल पॉपुलेशन, है ना। 14 करोड़ जो भी टोटल पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाई कितने एमएलए हैं वहाँ पे, है ना। कितने एमएलए हैं इनटू 1000, है ना। तो जितने ज़्यादा एमएलए बढ़ते जाएंगे उतना उस स्टेट के एमएलए का वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एमएलए है, टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए इनटू 1000, है ना। ये वैसे एमपी के भी वोट का वैल्यू रहता है। एमपी के वोट का वैल्यू रहता है, ओके, टोटल भूल गया। हाँ, ये देखिए, ये रहता है एक एमपी का वोट होता है कि जो टोटल इलेक्टेड ऑल सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी एमएलए हैं उनके वोट के वैल्यू का टोटल। मान लीजिए एक एमएलए के वोट का वैल्यू का, एक एमएलए का वोट है का वैल्यू है 5, दूसरे का 2, तीसरे का, हर स्टेट में तो पॉपुलेशन वाइज होगा। तो टोटल जितने भी एमएलए हैं जो वोट कर सकते हैं, उनके वोट का वैल्यू टोटल कितना होगा, डिवाइडेड बाई टोटल एमपीज जितने हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये हिसाब से हर एमपी का वोट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन एमएलए के वोट का वैल्यू जगह के पॉपुलेशन पे चेंज हो जाता है। तो यूपी में एमएलए के वोट का वैल्यू कम होगा, पुडुचेरी में एमएलए के वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एमएलए कम। क्योंकि देखिए, टोटल पॉपुलेशन बाई एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए, तो पुडुचेरी में एमएलए कम है, तो अपने आप को डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और यूपी में उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन एमपीज के वोट का वैल्यू, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, वैल्यू
नहीं चेंज होगा, हर एमपी का एक ही वैल्यू ये है। तो ये थे सारे फैक्ट्स, अब कुछ और मिलेगा आपको बताता हूँ, बने रहिए, है ना। या नहीं, इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी कुछ और होंगे वो दूसरे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है।